हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी मेरी वॉइस क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? ओके। देखो, क्वेश्चन वगैरह दिख रहा नहीं है? चलो ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, सबसे पहले वो करते हैं, कल एक क्वेश्चन पे डाउट था ना अपन को, कल और परसों भी डाउट था, उसको कर लेते हैं। ये इसका क्या है? 24 वाला। ये क्या बोल रहा था? विच एस्पेक्ट्स हेल्प्स इन हैंडलिंग कोल ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एफिशिएंटली। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। अपने उसमें आंसर आंसर सीट में भी, अरे भाई, अपने आंसर सीट में भी इसको वो कर लेना। चलो अपन बाद में बात करेंगे सुमित। ये इसका देखो, 23 वाला देखो, ये 24 वाला देखो। इसका आंसर डी होगा, अपने आंसर सीट में इसको वो कर लेना, बी नहीं होगा। ओके, सबको क्लियर है? इसको इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया था, सेग्रीगेशन भी ना। लेट्स से और है अपना, अपने तीन फेस है और का, अलग अलग। एक में 52 ग्रेड आ रहा है, एक में 55 ग्रेड आ रहा है, एक में 60 ग्रेड आ रहा है। तो हर ग्रेड का मार्केट अलग होगा, 60 ग्रेड में ज्यादा पैसा मिलेगा, 52 में कम। अपन इसको अलग करेंगे, इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, तो क्या सेग्रीगेशन भी नहीं यूज करते अपन। क्लियर है? इसका आंसर डी होगा, प्लीज रेक्टिफाई द आंसर। अब अपन चलते हैं 61 वाले क्वेश्चन में। कल 60 तक कर लिए थे, अब स्टार्ट करते हैं अपन 61 वाले क्वेश्चन में। 60 से, सॉरी। ठीक है ना? क्या बोल रहा है? डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा सरफेस है, मान लो तुमको माइंड डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे तुम बेंचेस बनाओगे, तो क्या बोल क्या रहा है, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, इनेबल माइंड प्लानर्स टू डिसाइड अपॉन द मेथड ऑफ शॉपिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग है, तो क्या जो माइंड प्लानर है वो तुम्हारा डिसाइड करेगा कौन सा शॉपिंग का मेथड यूज करोगे, ऑफ कोर्स डिसाइड करेगा। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करोगे तुम, केविंग यूज करोगे, शॉपिंग यूज करोगे, सब लेवल शॉपिंग यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे पूरा। प्लानर जो होता है तुम्हारा माइंड प्लानर, जो माइंड प्लानिंग करता है, जैसे कोल इंडिया में सीएमपीडीआई में तुम्हारा माइंड प्लानिंग होता है ना, पूरा वो डिसाइड करता है तुम्हारा कौन सा मेथड यूज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रेटा, स्ट्रेंथ, आरएमआर, आरडीक्यू, सब निकाल निकाल के वो डिसाइड करता है। ओके, ऑप्शन नंबर एक होगा। Option number B enables one to know the quality of mineral and extent as well as enables one to know the quality of mineral and extent as well as shape, thickness and depth of the ore body, nature of country rock, strength of ore wall। वो हाँ ठीक है। तो क्या माइंड प्लानिंग, तुम्हारा माइंड प्लानिंग जब अपन करते हैं तभी अपन को पता चलता है क्या कि वो मतलब क्वालिटी कितना है, ठीक है, और तुम्हारा रॉक कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, कॉम्पिटेंट मतलब तुम्हारा उसमें अपन डेवलपमेंट कर सकते हैं कि नहीं है, तुम्हारा ओर का स्ट्रेंथ कितना है, तुम्हारा ओवरबर्डन का स्ट्रेंथ कितना है। तो ऑफकोर्स अपन जब अपन माइंड प्लानिंग करते हैं तभी अपन ये सब, अपने पास पूरा डेटा रहता है, उससे अपन इसको पता करते हैं। प्रोवाइड एक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर मैन मटेरियल एंड हाँ, ये सब जो चीज बता रहा है ना, ये सब अपन वो करते हैं, मतलब सब करते हैं। मतलब जब अपन माइंड डेवलपमेंट करते हैं तो अपन को सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो तुम्हारा माइंड डिसाइड करेगा तुम्हारा कौन सा मेथड यूज करेंगे, और फिर तुम्हारा क्वालिटी क्या है, वो सब डेवलपमेंट ऑफ द माइंड में पता चलेगा। तुम और एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको तुम सैंपल के लिए भेजोगे, सैंपल से तुम्हारा ग्रेड आएगा और का, उस ग्रेड से तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इतना ग्रेड है। और फिर तुम्हारे टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें देख के पता चल जाता है कि हाँ इतना ग्रेड हो सकता है। और डेवलपमेंट ऑफ द माइन में तुम क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो मैन मटेरियल के लिए, बिल्कुल। हम हॉल रोड बनाएंगे, बेंचेस में अपन विथ देंगे, ठीक है, विथ देंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हॉलिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ए बी एंड सी। क्लियर? 60 वाला क्लियर? बना, अपन सब चीज लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट अपन जितने भी डाउट हैं सब डिस्कस करेंगे, पहले भी वो करते हैं, एक फ्लो में चलते रहते हैं। ठीक है, 60 वाला क्वेश्चन क्लियर है? अब चलते हैं 61 वाले क्वेश्चन में। डेवलपमेंट ऑपरेशन इन माइन लीज होल्ड स्टार्टेड। डेवलपमेंट ऑपरेशन इन माइन लीज होल्ड स्टार्टेड। अच्छा, जैसे तुम्हारा कोई एरिया है, ठीक है, उसका ऑक्शन हो रहा है, तुम ऑक्शन में खड़े हुए, तुम ऑक्शन लड़ रहे हो, तुम ऑक्शन जीत गए,
तुम्हें ये एरिया लीज में मिल गया, ठीक है, ऑप्शन जीत गया मतलब तुम्हें लीज में मिल गया। तो डेवलपमेंट ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा ना, ठीक है, कब स्टार्ट होगा कि अपन जब मिनरल, अगर अपन को पता चला कि मिनरल इकोनॉमिक है तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्या। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्हेन द मिनरल इज इकोनॉमिक एंड फंड इज अवेलेबल विद माइन मैनेजमेंट। अगर तुम्हारे पास मिनरल इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक मतलब तुम निकालोगे उससे तो फायदा होगा तुम्हें, और तुम्हारे पास पैसा भी है डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, तब अपन सीधे स्टार्ट कर सकते हैं क्या। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है व्हेन देयर इज प्रूव ओर डिपॉजिट, मतलब ये प्रूव हो गया है कि सरफेस के नीचे अपना ओर है, तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्या। चौथा ऑप्शन क्या बोला, इफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रोमिसेस माइनिंग ऑफ द मिनरल डिपॉजिट a safe and practical proposition with a reasonable return on the investment, मतलब कि अपन feasibility रिपोर्ट बनाए, ठीक है, feasibility रिपोर्ट बनाए, अपन सबमिट किए डीजीएमएस में, और उसमें अपन प्रूफ कर रहे हैं कि ठीक है हम जो भी मेथड यूज करेंगे, जैसे भी हम डेवलपमेंट करेंगे पूरा सेफ है, हमें रिजनेबल रिटर्न मिल जाएगा उसमें, तब कर सकते हैं। तो देखो, जैसे तुम सरफेस तुम ऑन करके फिर तुम इसमें प्रोस्पेक्टिंग, सॉरी एक्सप्लोरेशन करोगे, एक्सप्लोरेशन डेटा निकालोगे, उससे तुम अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करोगे, उसके बाद तुम डेवलपमेंट चालू करोगे ना। तो मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये प्रूफ करना होता है, ये जो चीज बोल रहे हैं ना डी ऑप्शन में, तुम्हें प्रूफ करना होता है तुम्हारा वो पड़े होगा, एनपीवी पड़े होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो कब आएगा वो प्रूफ करना होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सेफ्टी का प्रूफ करना होता है, और तुम जब लास्ट में क्लोजर करोगे कैसे करोगे उसको भी सब बताना पड़ता है, सब चीज बताना पड़ता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। तो सिर्फ मिनरल इकोनॉमिक होने से तुम नहीं चालू कर सकते, मिनरल इकोनॉमिक का फंड अवेलेबल है तो तब भी सिर्फ चालू नहीं कर सकते। when they prove ओ डिपॉजिट है तो क्या हुआ, हमें डीजीएमएस को ये रूल्स, मतलब ये डीजीएमएस का रूल्स है, हमें ये फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हुआ 61 का, क्या समझाया, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। 62 क्या बोल रहे हैं, एट एवरी शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग सन वेयर अ बाइंडिंग इंजन यूज where the shaft exceeds meter in depth, the bucket or other means of conveyance when used for lowering or reading button shall be provided with sufficient cover overhead for protection from things falling down the shaft। अरे तो अपन ये पुराना ही क्वेश्चन है ना, ये वाला याद है क्या किसी को, ये कल या परसों फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन किए थे, याद है क्या, इसका बताओ आंसर क्या होगा। 62 वाले का बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। करेक्ट, करेक्ट याद है, चलो बहुत बढ़िया। 62 को क्या होगा तुम्हारा 150 मीटर, अपन पहले पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसी में कि जब तुम्हारा शाफ्ट है ना, शाफ्ट की जो डेप्थ है हमारे 150 मीटर से ज़्यादा होती है, तो जो अपन केस में कोई मैन जा रहा है ना, मैन पावर जा रहा है, तो उसको अपन प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ताकि कभी कुछ वर्स केस आए, जैसे कुछ फॉल हो गया कुछ भी हो गया तो उसको इंजरी ना हो, ठीक है। ये रूल है, अपन को याद करना पड़ेगा, ठीक है, रिमेंबर, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। अब आते हैं 63 में, ऑफ द गिवन फैक्टर चूज वन पैरामीटर विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ डीप बिल्डिंग विद स्टोइंग, मतलब डीप बिल्डिंग मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट स्टेज होता है जब अपन अंडरग्राउंड माइंस में पिलर बना के अपन वो करते हैं ना, रूम एंड पिलर मेथड में क्या है, पिलर बना के पूरा एक्सकवेट कर लिए, ये अपना रेड वाला एरिया पूरा एक्सकवेटेड एरिया है, और ये जो ब्लू वाला है अपना ये पिलर है, ठीक है, ये अपना ब्लू वाला है पूरा पिलर है। तो जब हम पिलर का डीप बिल्डिंग करते हैं, मतलब पिलर को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ठीक है, लेट्स से हमारा यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पिलर को, ठीक है, पिलर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा वॉइड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर वाला तुम्हारा पूरा ओवरबर्डन है, पूरा इसमें लोड आ रहा है नीचे की तरफ, ऐसे लोड आ रहा है नीचे की तरफ, इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक अपन एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो उसको सपोर्ट नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा तो कोलैप्स होने का डर है, ठीक है, हमारे वर्किंग टाइम में कोलैप्स होने का डर है। तो स्ट्रोइंग क्या होता है, स्ट्रोइंग मालूम है क्या किसी को, देखो स्ट्रोइंग बताता हूँ, मेरा पीपीटी विजिबल है ना। स्टोइंग ये तुम्हारा मिक्सर होता है, ठीक है, मिक्सर होता है किसका, वाटर प्लस सैंड का, ठीक है। तो तुम इसे पाइप के थ्रू, जहाँ पे तुम्हारा
वॉइड क्रिएट हो गया, वॉइड को क्या बोलते हैं अपन, गोफ बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा गोफ एरिया क्रिएट हो गया, जैसे यहाँ पिलर था मान लो, पिलर को भी तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, पूरा तुमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे पूरा गोफ क्रिएट हो गया। तो पाइप के थ्रू तुम ये सैंड मिक्सर का यहाँ पे वो करते हो, अनलोड करते हो, सैंड वाटर सैंड का मिक्सर यहाँ पे अनलोड करते हो, तो ये पूरा ऐसे भर जाता है, ठीक है। पूरा ऐसे भर जाएगा तो तुम्हारा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसे तुम स्ट्रोइंग बोलते हो, बैक फिलिंग ऑफ सैंड एंड वाटर इन गोफ एरिया नोन एज स्ट्रोइंग। क्लियर है क्या? पीपीटी मेरा विजुअल था ना? ठीक है। तब क्या बोल रहा है, अब अपन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। क्या अपना क्या सही नहीं है, ठीक है, स्टोइंग के केस में लेस सेफ्टी। भाई ये तो सेफ्टी को बढ़ा रहा है, पहला ऑप्शन ही अपना हो गया। ये तो अपन सेफ्टी को बढ़ा रहे हैं स्टोइंग करके, ठीक है। स्लो प्रोडक्शन, हाँ स्लो प्रोडक्शन होता है, अपने को दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, डीप पिलिंग का, रिप्रोडक्शन का भी और सेफ्टी का भी। स्लो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी एट बर्कलेस ये भी होता है, लो प्रोडक्टिविटी, स्लो प्रोडक्शन होगा, लो प्रोडक्शन होगा, हाई माइनिंग कॉस्ट, अपन को उसका भी कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 63 का ए ऑप्शन। क्लियर है ना? क्लियर है क्या सबको? अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। At every shaft other than the shaft in the course of being sung, here a binding engine is used for the purpose of lowering or raising person in respect of every part of the binding installation, including pulleys or sieves or cages, chain distribution pairs, and you know. The following particular is not required to be recorded in a bound page book kept for the purpose. मतलब ये बोल रहा है, ठीक है, जो साफ्ट है, ठीक है, जिसे अपन बाइंडिंग अपना साफ्ट है, ठीक है, साफ्ट है, ये अपना साफ्ट है, अपन बाइंडिंग इंजन यूज कर रहे हैं लोअरिंग और रेजिंग के लिए, ठीक है, इंस्पेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बाइंडिंग इंस्टॉलेशन। मतलब जब अपन इसको इंस्टॉल करते हैं, जब अपन इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसके जो हर हर एक पार्ट को ला ला के अपन इंस्टॉल करते हैं ना, मोटर ले आए, रोप ले आए, गियर ले आए, फिर एक दूसरे को ज्वाइन करे, ठीक है। तो कौन कौन किस किस का हमको रिकॉर्ड, मतलब किस रिकॉर्ड में क्या क्या चीज नहीं रखना पड़ता है। जैसे कोई मान लो अभी हम नया मोटर लेके आए, तो इस मोटर के बारे में किस किस चीज का हमको रिकॉर्ड रखना है और किस किस चीज का रिकॉर्ड नहीं रखना है, ये पूछ रहा है। तो क्या बोला है, स्पेसिफिकेशन एंड डायमेंशन। जैसे कोई बोर्ड लगा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड लगा रहे हैं, बोर्ड ला के रखे हैं, तो उसका डायमेंशन कितना है, ये रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ईच पार्ट, ये भी तुम्हें रखना पड़ेगा, किस तारीख को लगाया, ठीक है। ये जनरली रखते हैं चीजें, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्यों रखते हैं, बस जिसने पहली बार रखा होगा वो सोचा होगा ये रखना चाहिए तो इसलिए रखते हैं, ठीक है। डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ईच पार्ट ये रखते हैं, रेफरेंस टू एवरी सर्टिफिकेट सप्लाई विद द पार्ट, मतलब किससे लेके आए हो उसका सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ये भी रखते हो। अब एक चीज है शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग। तो भाई सर्विसिंग की चीजें, कब सर्विसिंग होगी कब नहीं होगी, है ना। ये तो तुम्हारा जो मैकेनिकल टीम है, तुम्हारी पूरे डिपार्टमेंट में अलग अलग टीम होती है ना, इलेक्ट्रिकल टीम, मैकेनिकल टीम, जैसे माइनिंग टीम, ठीक है, मैनेजमेंट टीम, सब सारी अलग अलग टीम होती है। तो सर्विसिंग वगैरह जनरली उनके पास होता है, ये उसमें डेटा में रिकॉर्ड में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हर चीज अगर अपन रिकॉर्ड में रख देंगे तो कितना बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा वो। और हर चीज जो हमारी जरूरत की नहीं है वो नहीं रखते, मतलब क्लियर है ना, ये नहीं रखते, इसको बस याद रखना है। क्लियर है क्या ये? चलो अब क्या बोल रहा है, एट एवरी शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग sung there are binding engine used between the center of the hole for attaching a reattaching hook to the rope cycle and detaching bell or plate and the bucket of the means of conveyance is at top and India shall be। अच्छा क्या बोल रहा है, तुम्हारा लेट से ये मोटर है, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे पुली है, तुम्हारा ऐसे के वो जा रहा है, होइस्ट रोप जा रहा है, तुम्हारा यहाँ से केज अटैच है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा केज अटैच है। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा वो है डिटैचिंग बेल है, मतलब तुम्हारा अगर इस हाइट से ऊपर गया तो तुम्हारा ये डिटैचिंग बेल ट्रिगर्ड हो जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, और तुम्हारा डिटैचिंग जो हुक लगा है ना, डिटैचिंग हुक तुम इसके एक्टिव होने से डिटैचिंग हुक तुम्हारा केस को छोड़ देगा, लीव कर देगा, तो नीचे आ जाएगा वापस। इससे क्या होगा, तुम्हारा ओवर बाइंडिंग नहीं होगा,
ओवर बाइंडिंग, ओवर बाइंडिंग मतलब खींचते जा रहा है, ऊपर आ गया ऐसे करके, समझ रहे हो? तो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा ये जो है ना, जो डिटैचिंग हुक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा कितना होना चाहिए मिनिमम, मतलब कितना होना चाहिए, ओवर एन स्पेस कितना होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? 3.6 मीटर। ये याद रखने वाली चीज है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, क्लियर है क्या? 36 का ए ऑप्शन, 3.6। 3.6 मीटर से तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए ओवर एन स्पेस। ओवर एन स्पेस मतलब क्या है कि तुम्हारा सेफ्टी पहले से थोड़ा इतना आज़ादी का स्पेस रखो, ताकि अगर वो ओवर बाइंडिंग का केस हो तो तुम्हारा बेल्ट ट्रिगर्ड हो पाए, तुम्हारा डिटैचिंग हो तुम्हारा उसको छोड़ पाए, उसमें तुम्हें थोड़ा सा स्पेस मिल पाए। वो अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो दिक्कत ना हो। समझे क्या? अब आता है 66 नंबर क्वेश्चन पे। If a shaft is more than dash meter, that arrangement shall be mechanical means for a person to ascend or descend। ये भी अगेन ये याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। कि कितना शाफ्ट, तुम्हारा शाफ्ट का डेप्थ किससे किससे मतलब कितना होना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो अरेंजमेंट हो मैकेनिकल मीन्स हो। मैकेनिकल मतलब मैनुअल ना हो, तुम मैकेनिकल यूज करो, मैकेनिकल वाली चीजें मशीन्स को यूज करो ऊपर नीचे जाने के लिए। तो उसका आंसर है 30। ये इससे भी याद करने वाला है, याद रखोगे तो हो जाएगा, नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67, आरएमआर। आरएमआर पता है क्या सबको? व्हाट इज आरएमआर? नहीं मालूम है क्या? देखो, आरएमआर तुम्हारा होता है रॉक मास रेटिंग, ठीक है। ये तुम्हारा एक मतलब एक तुम्हारा प्रोसेस है बोल दो, रॉक मास रेटिंग। मतलब इसमें तुम क्या करते हो, जो रॉक है ना तुम्हारे रॉक मासेस है, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हो, ठीक है। कि हाई क्वालिटी का, हाई क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी से हम क्या मतलब है रॉक की हाई क्वालिटी से? एक सेकंड, हाई क्वालिटी से क्या मतलब हमें, मतलब वो लोड बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, स्ट्रेंथ है उसमें कि नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ है कि नहीं है। जब अपन यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, लेट्स से ये अपना ओवरबर्ड है ना, यहाँ पे अपन बेंचेस वगैरह बना रहे हैं, डेवलपमेंट करेंगे, कट करेंगे, और हम मशीनरीज लगाएंगे तो वो बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड में भी अपन मशीनरीज लगाते हैं ना, तो ऊपर वाला केव साइड वाला केव तुम्हारा बेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा लोड। तो अपन निकालते हैं रॉक मास रेटिंग से, अपन निकालते हैं कि क्वालिटी कैसा है रॉक का, और हमें कौन सा सपोर्ट लगाना है, ठीक है। विच सपोर्ट सिस्टम वी हैव टू इंस्टॉल्ड। सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या है, लेट्स से क्या बोलूं मैं, कैसे हाँ हो गया ऐसे देखो, तुम्हारा जैसे रॉक है, ठीक है, ये तुम्हारा रॉक है, तुम्हारा उसके इसी के अटैच एक और रॉक है। अब क्या है, थोड़ा ये लूज है, ये रॉक तो स्ट्रांग है पर ये रॉक तुम्हारा लूज लगता है गिर जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, एक अपन बोर्ड ले आएंगे ऐसे 4-5 यहाँ पे बोर्ड लगा के इसको हैमर कर देंगे, अंदर चले जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, ऐसे ऐसे हैमर कर देंगे तो स्ट्रांग हो गया। तो अपन यहाँ पे कौन सा सपोर्ट लगाए, बोर्ड लगाए, ये अपना सपोर्ट सिस्टम हो गया। वैसे ही अगर मान लो ये अपना अपना ये टेरेस है, ठीक है, और ये अपना सरफेस है, पिलर है ये। लेकिन अब लग रहा है कि टेरेस थोड़ा लूज हो रहा है, तुम्हारे ये जो पिलर है थोड़ा सा लूज हो रहा है, तुम्हारा कमजोर हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक और पिलर लगा देंगे। नहीं तो वो मालूम है क्या, बम्बू मालूम है, बम्बू, बम्बू क्या बोलते हैं, बम्बू बांस, अपन थोड़ा थोड़ा बांस लगा देंगे। जब अपन नया घर बनाते हैं, नया घर में जब अपन टेरेस वगैरह डाल रहे होते हैं, तभी अपन बम्बू का यूज करते हैं सपोर्ट देने के लिए। तो कौन सा सपोर्ट सिस्टम देना है, वो तुम्हारा आरएमआर में आता है, ठीक है। तो RMR is predominantly used for estimation of rock load and design of the support system for dam में। किसके लिए यूज करते हैं? गोफेजेस नहीं, गोफेजेस तो उनके वगैरह करते हैं उधर, नहीं। डीप एंडिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब जब अपन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना मेनली, तभी अपन को चाहिए होता है किधर हो, साफ थिंकिंग स्प्लिट एंड फ्रैक्चर नहीं। इसका आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन कोल। जब अपन रोड भी बना रहे होते हैं ना, जैसे जैसे तुम्हारा ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तुमने चालू किया एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे चालू किया, फिर मटेरियल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं रोड के लिए, इधर जाना है, तो कहीं पे लूज आ गया, कहीं पे लूज बेंच आ गया, तो कौन सा सपोर्ट देना है, रूफ बेल्ट देना है कि तुम्हें
शील सपोर्ट देना है, कौन सा देना है, वो अपन पता करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। साफ लोकेशन इज बेस्ट डन ऑन द बेसिस ऑफ। साफ लोकेशन, ठीक है, क्या डेप्थ ऑफ द कोल सीम, क्या कितना ज्यादा डेप्थ है उस पर हम साफ वो करते हैं क्या, नहीं भाई ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है, लेकिन अगर फिर भी ये ये पास में है तो अपन इसको लगा देंगे। प्रोडक्शन पर ईयर, उसका साफ से क्या लेना देना है, लोकेशन साफ से लेना देना है, पर तो साफ की लोकेशन से क्या लेना देना प्रोडक्शन पर ईयर। हम जनरली पास में लगाएंगे, ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ से हमको हर चीज पास पड़े, ऐसी जगह साफ बनाएंगे। तुम्हारा ऑफिस भी पास पड़े, तुम्हारा साइड भी पास पड़े, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट के लिए पास पड़े, तुम्हारा जब सेल करने जाओगे तुम्हारा पोर्ट वगैरह होगा, या फिर कहीं पे साइडिंग होगी, साइडिंग में तुम वो अनलोड करते होगे, वो भी तुम्हारे पास पड़े, एज पर कन्वीनियंस समझे। तो इससे क्या होगा, 68 का डी, हॉलेज एफर्ट, डी होगा विक्रम। हॉलेज मतलब अपने हॉलेज पे डिपेंड करता है, समझ गए। हॉलेज एफर्ट में समझ रहे हो ना, हॉलेज मतलब क्या होता है, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट। तुम उसको देख के लगाओगे कि चलो यहाँ से तुम्हारा ऑफिस पास पड़ रहा है, इधर से तुम्हारा पोर्ट पास पड़ रहा है, इधर से तुम्हारा साइड पास पड़ रहा है, इधर से तुम्हारा साइडिंग पास पड़ रहा है, ये सब देख के तुम साफ बनाओगे, क्योंकि साफ से ही तुम्हारा पूरा मटेरियल आएगा, फिर सब जगह तुम भेजोगे। डी ऑप्शन होगा 68 का डी। क्वेश्चन नंबर 69। The location of primary openings like stars incline can be best sector in multi-sim development by considering द लोकेशन ऑफ प्राइमरी ओपनिंग लाइक साफ, ठीक है, इंक्लाइन जब अपन बनाते हैं मल्टी सिम में डेवलपमेंट कंसिडरिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे तुम्हारा मल्टी सिम है, मतलब सरफेस है मान लो ये, मल्टी सिम मतलब क्या, तुम्हारा यहाँ पे एक कोल सीम है मान लो, उसके नीचे एक और कोल सीम है, फिर उसके बाद कोई ऐसे डिप में कोल सीम। तो अपन जो साफ बनाएंगे ना, इंक्लाइन हो गया या फिर ऐसे साफ्ट हो गया, तो अपन बनाएंगे तो क्या बोल रहे थे, क्या कंसिडर करते हैं अपन, मतलब अपन साफ्ट जब बनाते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं। ठीक है, टोटल डन किलोमीटर एफर्ट, सेंटर ऑफ द माइन फील्ड, राइज साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, डिप साइड ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो राइट साइड डिप साइड ऑफ इसका तो कुछ लेना देना है नहीं ज्यादा। ठीक है, सेंटर ऑफ द माइन फील्ड या टोटल 10 किलोमीटर एफर्ट, पहला ऑप्शन देखते हैं, टोटल 10 किलोमीटर एफर्ट। ठीक है, टोटल 10 किलोमीटर एफर्ट, ये क्या बोल रहा है, मतलब तुम्हारा 1 किलोमीटर अगर मूवमेंट करते हैं अपन, साफ्ट ऐसी साफ्ट अपन जब बनाते हैं तो वहां से अगर 1 किलोमीटर अपन मूवमेंट करते हैं कहीं भी, तो अपन को कितना टन मतलब उसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब हम 1 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मान लो यहाँ से अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं, 1 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको अपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है। चाहे अपन साइडिंग में भेज रहे हो, चाहे अपन पोर्ट में भेज रहे हो, शिप में, चाहे अपन प्रोसेस के लिए भेज रहे हो, तो कितना चलना पड़ रहा है, टोटल 10 किलोमीटर इफेक्ट। समझ में आया क्या, ये क्या बोल रहा हूँ। 69। ठीक है, सेंटर ऑफ द माइन फील्ड अपन जनरली नहीं लेते, अपन क्या देखते हैं, टोटल 10 किलोमीटर एफर्ट। ऊपर भी अपन वही बात कर रहे थे कि किधर पास पड़ता है, मतलब पास पड़ता है या फिर सेंटर ऑफ द माइन फील्ड मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा फील्ड है, ये तुम सेंटर में कर दिया क्या, नहीं भाई ये तो कुछ है ही नहीं। टोटल 10 किलोमीटर एफर्ट, ठीक है, 69 का ही क्लियर है क्या, नहीं क्या क्लियर नहीं है तुम्हें विक्रम, विक्रम क्या डाउट है, जल्दी बोल दो। जो सी डी ऑप्शन था ना, राइज एंड डिप, क्या है तुम्हारा, राइज है या फिर डिप है, क्या दिक्कत है, अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अगर अपना यहाँ से टोटल 10 किलोमीटर एफर्ट कम पड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर में तुम्हारा 4 टन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपन वहां से वो करेंगे। वाई, वाई क्या है, यस है क्या वाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग यूटिलाइजेस मड वेयर, मतलब एक्सप्लोरेशन तो पता है, एक्सप्लोरेशन में अपन ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, ड्रिलिंग करते हैं, तो उसमें अपन मड यूज करते हैं कहाँ, वाटर हैज डिटोरियस इफेक्ट ऑन द होल वॉल्स, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब अगर तुम्हारा पानी है ना, अपन ड्रिलिंग होल कर रहे हैं, इसका जो बॉल है, जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट का होगा वो, तो तुम्हारा वाटर जो है उसको इफेक्ट करेगा ना, उसको पूरा घुल जाएगा उसमें, तो अपन को मिल नहीं पाएगा।
वही चीज बोला कि वाटर का तुम्हारा अच्छा इफेक्ट नहीं है होल वॉल्स पे तो अपन मड यूज कर लेते हैं। हाँ सही बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन वाटर इज स्केयर, वाटर के आजू बाजू है ही नहीं, जहाँ अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं वहां के आसपास पानी है ही नहीं, तो वहां पे यूज कर सकते हैं क्या? हाँ। फ्रैक्चर रॉक, इसका तो लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन, वाटर इज स्केयर्स एंड हैज लिटरल इफेक्ट ऑन द होल वर्ल्ड। देखो ये दो ऑप्शन जो अपन बोले थे तो यहाँ पे दोनों मिल के आ गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? मतलब देखो 70 वाला, अपन सरफेस है ना, अपन ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत अपन देखो बहुत तेज रोटेट होता है, या फिर इम्पैक्ट अपन इम्पैक्ट वाले यूज कर रहे हैं तो इम्पैक्ट मारता है, तो क्या है वजह तुम्हारा ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना, फ्रिक्शन के कारण तुम्हारा, फ्रिक्शन के कारण वजह से हीट हो जाता है, तुम्हारा डस्ट भी प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा। तो अपन क्या यूज करते हैं, पानी डालते हैं अपन, जनरली फ्लूइड यूज करते हैं, जैसे अपन ल्यूब्रिकेंट है ना, जैसे अपना कहीं पे चैन वगैरह है या कहीं भी अपना अटैच वो है, दो मेटल एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं ना, ल्यूब्रिकेंट। वैसे यहाँ पे जो वाटर है अपना काइंड ऑफ ल्यूब्रिकेंट है, लेकिन अब बोल रहा है कि अगर ऐसी जगह बताओ जहाँ पे अपन वाटर यूज नहीं कर सकते, मतलब अगर अपन वाटर वहां पे कहीं कहीं की जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं तो क्या यूज करेंगे अपन, मड यूज कर लेंगे। मतलब वाटर से अपना खराब हो रहा है या फिर पानी है ही नहीं है आसपास, या फिर अपना पानी डाल रहे हैं तो अपना ये जो मेटल कुछ मिनरल है वो खराब हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे, मड यूज कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, अभी क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अपन देखते हैं सब बाद में। चलो 70 अपना ही यहाँ से विनिंग ये वाला डेवलपमेंट इन लेआउट कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का एक बार सबको ही एडिट को लिख देता हूँ। क्वेश्चन 24 का तुम्हारा आंसर होगा डी था ना? क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 24 का तुम्हारा डी। ठीक है, अब आते हैं अपन रॉक मैकेनिक्स में। ठीक है। स्टार्ट करें क्या रॉक मैकेनिक्स? जल्दी जल्दी यस भेज दो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, मतलब रॉक मैकेनिक्स जो अपन पढ़े थे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, if the ratio between compressive strength and tensile strength of rock is 10, friction angle of the rock in degree is। मालूम है ना ये कैसे करना है? ये तुमको मालूम है क्या बोल रखा है? if the ratio between compressive strength and tensile strength of rock। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम है ना सबको? क्या मैं अभी बताया कि नहीं बताया तुम लोग को? देखो पहले समझते कंप्रेसिव क्या है। तुम्हारे लेग से रॉक है, तुम्हारा ऐसे ये फोर्स इसको दबा रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट से, ये फोर्स तुम्हें इसको दबा रहा है ऐसे इधर से, इसको अपन बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो कोई रॉक मास कितना फोर्स बियर कर पाएगा, लेट से कोई 10 न्यूटन कर पाता है, कोई 1000 न्यूटन कर पाता है, कोई 1 मेगा पास मतलब मेगा टन बियर कर पाता है। तो कितना फोर्स बियर कर पाता है, कितना स्ट्रेस बियर कर पाता है, स्ट्रेस क्या था तुम्हारा, स्ट्रेस मालूम है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसे अपन स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो कितना फोर्स या स्ट्रेस बियर कर पा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आता है टेंसाइल। अभी तुम इसको खींच रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे खींच रहे हो, ऐसे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन तुम खींच रहे हो, तो इसको खींचने वाले को ना ऐसे ऐसे तुम फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हो, इसको टेंसाइल टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। अब सिमिलरली कितना टेंसाइल फोर्स बियर कर पाएगा उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? अब क्या बोल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ का 10 है रेशियो। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो है ना, स्ट्रेंथ का रेशियो में 10 दे रखा है। अब तुम रॉक मैकेनिक्स में पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, रॉक मैकेनिक्स में तुम ये पढ़े होगे क्या, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना तुम्हारा 2c cos फाइव अपॉन 1 - sin फाइव। अरे ये फॉर्मूला पढ़े हो क्या तुम लोग, बताओ जल्दी, पढ़े हो ना?
जल्दी यस बोलो, यस और नो। सिग्मा सी इज इक्वल टू 2c cos फाइव अपॉन 1 माइनस sin फाइव। अमोल्य, सत्यकांत, यू वाई एच, सोनू, विक्रम, बताओ जल्दी, पढ़े हो कि नहीं आना? ठीक है, पढ़े हो ना? तो चलो, सिग्मा सी इक्वल टू क्या होता है? 2c cos फाइव। और सिग्मा डी क्या इक्वल टू क्या होता है? 2c cos फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, फाइव तुम्हारा क्या है? फ्रिक्शन एंगल है। व्हाट इज योर फाइव? फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, तुम्हारा कोहेजन है। कोहेजन मतलब जानते हो ना, तुम्हारे रॉक के बीच में, रॉक के अंदर ही जो एटम्स है तुम्हारे छोटे छोटे, उसके बीच में कितना इंटरेक्शन फोर्स है, एक दूसरे को कितना ऐसे समेट के रखता है, उसे अपन कोहेजन बोलते हैं। ठीक है, तो 2c cos 1 प्लस 1 माइनस साइन फाइव, 2c cos 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, अब क्या बोले? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो 10 दे रखा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो दे रखा है तुम्हें, जो अपन निकाले देगा 2c cos 5 अपॉन 1 माइनस साइन फाइव होल अपॉन 2c cos 5 अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, अब देखो ये 2c cos 5, 2c cos 5 कट गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव, ये हो गया। अपने को रेशियो कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन फाइव को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना? 1 प्लस साइन फाइव इक्वल टू 10 माइनस 10 साइन फाइव। ठीक है, ये साइन फाइव इधर चला गया, 1 उधर आ गया, तो साइन फाइव माइनस ये प्लस हो गया, तो 11 साइन फाइव इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। ठीक है, तो साइन फाइव कितना आ गया तुम्हारा? 9/11। तो फाइव कितना जाएगा तुम्हारा? साइन इनवर्स 9/11। ठीक है, क्लियर सबको? हम क्या करेंगे, वो कैलकुलेटर में साइन कैलकुलेटर में पुट करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? साइन बाय 9/11 की 54.9 डिग्री। तो अभी क्लियर हो गया? जो सॉल्यूशन बताया क्लियर हो गया? 54 पॉइंट, ये ऑप्शन क्लियर है क्या? यस और नो बोलो जल्दी। कुछ डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? फॉर्मूला कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अगर तुमको याद है, सिग्मा सी सिग्मा टी का ये होता है, तो तुम सीधे निकाल सकते हो। कुछ डाउट है क्या ये वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में? चलो, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो बता देना फिर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ रॉक मैकेनिक्स इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग? रॉक मैकेनिक्स अपन क्यों पढ़ते हैं, ये पूछ रहा है। तो क्या फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक के लिए पढ़ते हैं, कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, भाई रॉक सॉइल क्या है, डिजाइन ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, ओनली जियोलॉजिकल मैपिंग? ऑफ कोर्स ये तो बोरिंग होती है, तुम ही बता दोगे सबको ही। क्यों पढ़ते हैं अपन रॉक मैकेनिक्स? रॉक की मैकेनिक्स समझने के लिए। मैकेनिक्स मतलब कितना उसका, कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकता है, और किस एंगल पे कर सकता है, ये सब चीजें ना फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। The phenomena of chemical or physical alteration of rock at its surface by its reaction with atmospheric gas and aqueous solution is known as क्या? The phenomena of chemical and physical alteration of rock at its surface by its reaction with, हाँ, मतलब तुम्हारा ये रॉक है, ये तुम्हारा रॉक है। ठीक है, तो इसमें एटमॉस्फेरिक गैस है सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन मतलब जैसे पानी वानी हो गया। पानी जब रेन होता है तो कभी कभार एसिडिक रेन भी हो जाता है, उसमें कुछ कुछ वो अलग मतलब दूसरे कंपोनेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हारा एयर हो गया, एयर में भी तुम्हारे मिक्सर होते हैं ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब चीज। तो जब तुम्हारा एयर इससे टकराता है, तुम्हारा पानी टकराता है रॉक से, तो कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू, कुछ वेदरिंग के थ्रू क्या होता है, तुम्हारा मूव हो गया, तुम्हारा ऊपर ऊपर छोटा छोटा लेयर है ना, बहुत थिन लेयर, तुम्हारा एयर के थ्रू ऐसे निकल जाएगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा, कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए? समझे क्या? मतलब ये रॉक है, तुम्हारा एयर आ रहा है, बहुत तेज हाई प्रेशर में आ रहा है, और धीरे टकरा रहा है, ऐसे लूज होते जाता है ये, फिर एक दिन क्या होगा,
फिर एक हवा तेज आएगा, इस पार्ट को ले जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, रॉक वेदरिंग। ओके, ठीक है। इस फिनोमेना को पूछ रहा है केमिकल और फिजिकल जो अल्टरेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको रॉक वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग मतलब बिखर जाना, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉक मैकेनिक्स, इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है तुम्हारा रॉक मैकेनिक्स का। डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक एंड रॉक मास, डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक एंड रॉक मास। तो ले अपन को तो प्रॉपर्टी निकालना है ना, क्या वो प्रॉपर्टी तुमको निकालना है। मॉडलिंग प्रेडिक्टिंग रॉक मास बिहेवियर अंडर लोड, बिल्कुल ये रॉक में से अपन पढ़ते हैं, लोड लगेगा, स्ट्रेस लगेगा तो उसका कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ रॉक स्ट्रक्चर विद इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अपन इंस्ट्रूमेंट जो जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जैसे वो नहीं ऐसे देखे होगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, टकराते हैं, अलग अलग वेव आता है, मतलब बता रहा हूँ खाली एग्जाम्पल, अलग अलग रॉक इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, तुम वही पढ़े होगे। पॉइंट लोड जो अपन निकालते हैं ऐसे रहता है, यहाँ पे सर रॉक रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट हो, ये भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट करके उसके प्रॉपर्टी को पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, ये भी अपन करते हैं रॉक मैकेनिक्स में। तो स्टडिंग द बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक, नहीं भाई हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा डी। फोर्थ वाला तो कोई डाउट ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या बोल रहे हैं, डाई लेटेंसी ऑफ रॉक इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, पहले समझते हैं डाई लेटेंसी क्या होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब कोई रॉक है ना, तुम वो पढ़े होगे सोइल फैक्टर पढ़े होगे, ठीक है। सोइल फैक्टर मतलब क्या है, अभी कोई इंटैक्ट रॉक है, ठीक है, इंटैक्ट रॉक है, एकदम कॉम्पैक्टेड रॉक है, इसको जब अपन एक्सकेवेट करते हैं, इसको जब अपन ब्रेक करते हैं, तो मान लो अभी इसे कुछ 5 मीटर क्यूब है क्या वो वॉल्यूम, बाद में 5.2 हो जाएगा, 5.5 मीटर क्यूब हो जाएगा, सोइल हो गया, ठीक है। सोइल फैक्टर जानते हो ना। तो डाई लेटेंसी क्या है तुम्हारा, टेंडेंसी ऑफ रॉक है ना, टेंडेंसी ऑफ रॉक टू इंक्रीज its volume, its volume when deform under shear stress, ठीक है, ये याद रखना। शेयर स्ट्रेस तुमको बताया हूँ ना, तुम लोगों को फर्स्ट क्लास के दिन ही बताया हूँ, तुम लोगों को शेयर स्ट्रेस बताया है ना फर्स्ट क्लास के दिन ही। मतलब शेयर, चलो एक बार बता देता हूँ। शेयर स्ट्रेस मतलब ये तुम्हारा टेबल है तुम्हारा, यहाँ पे तुम ऐसे पाम रखे, ठीक है, तुम्हारा हाथ है ये, ऐसे रख दियो पाम अपना, और टेबल को रब कर रहे हो, तो टेबल के ऊपर जो तुम रब कर रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो ना, इसको अपन बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब तुम क्या कर रहे हो, ये रॉक है, इसमें तुम ऐसे कहीं से तुम्हारा दूसरा जियोलॉजिकल ऊपर कोई दूसरा मान लो रॉक है, कुछ भी है, कुछ मूवमेंट आया रॉक में जिसका शेयर, इसमें ऐसे स्ट्रेस लगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेस लगा, शेयर स्ट्रेस लगा, उसमें जब ऐसा स्ट्रेस लग रहा है, ये डिफॉर्म हो गया, कितना वॉल्यूम इसका बढ़ गया, वो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइलेटेंसी। डाइलेटेंसी समझ में आ गया ना, क्या है। इसका क्या बोल रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन शियर स्ट्रेन ड्यू टू क्रैकिंग ऑफ रॉक, शियर स्ट्रेस होता है। इंक्रीज इन मॉइस्चर ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ रॉक, इंक्रीज इन शियर स्ट्रेन ड्यू टू क्रैकिंग ऑफ रॉक, नहीं भाई। डाइलेटेंसी क्या है, वॉल्यूम में इंक्रीज है, ठीक है, शियर स्ट्रेन में नहीं है क्रैकिंग ऑफ रॉक। इंक्रीज इन मॉइस्चर नहीं, डिक्रीज इन वॉल्यूम नहीं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया में नहीं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू क्रैकिंग ऑफ रॉक। ऑप्शन ई होगा, इसमें कोई डाउट है क्या फिफ्थ वाले में, चलो नहीं है तो अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज सॉइल प्राइमरली फॉर्म अकॉर्डिंग टू रॉक मैकेनिक्स, सॉइल कैसे बनता है, ये तो बता दो, ये तो बिना ऑप्शन देके ही बता सकते हो। सॉइल तुम्हारा कैसे बनता है रॉक से, जब रॉक तुम्हारा टूट जाता है, उसका बेदरिंग होता है, जब तुम्हारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, ये डाउट है क्या, बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ठीक है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी ओनली, इससे तुम्हारा रॉक बनता है, एक्सक्लूसिव फ्रॉम ऑर्गेनिक, एक्सक्लूसिवली फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर,
ऑर्गेनिक मैटर से तुम्हारा सॉइल बनता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है वो, मतलब ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वो लूज करने में हेल्प करता है, ठीक है, लीच वगैरह, वो मेजरली इससे नहीं होता, ठीक है। बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल, भाई ये तो रॉक बना रहे हैं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक? ये पांचों में कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है? हार्डनेस, पोरोसिटी, डिफॉर्मेबिलिटी, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, किसी को पता है क्या 7 का आंसर? 7 का मालूम है क्या? बिना देखे बताओ, आंसर देख के बताना नहीं है, अगर मालूम है तो बताओ। देखो, तुम्हारा हार्डनेस है ना, कितना हार्ड है वो, कितना तुम्हारा स्ट्रेस तुम्हारा ले पाएगा, कितना लोड ले पाएगा, कब टूटेगा, तुम्हारा हार्डनेस है ना। हार्डनेस ये तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। डिफॉर्मेबिलिटी मतलब जैसे तुम्हारा रॉक है, तुम स्ट्रेस लगा रहे हो तो कितना डिफॉर्म होगा, स्ट्रेस लगाने पे कितना डिफॉर्म होगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा डिफॉर्म वो वाली प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या है, कि जैसे अपन फोर्स लगा रहे हैं, लेट्स से 10 न्यूटन का फोर्स, अपन पहले एक लगाए, दो लगाए, ऐसे करके 10 लगाए, 10 में टूट गया, तो अपन क्या बोलते हैं, इस रॉक का 10 न्यूटन स्ट्रेंथ है, इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे टूट जाएगा। तो स्ट्रेंथ भी अपन फोर्स से डील कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ भी जब अपन फोर्स से डील कर रहे हैं, तो अपन क्या हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई इलास्टिसिटी। अपन इलास्टिसिटी भी कोई फोर्स लगा रहे हैं तो कितना अपना डिफॉर्मेशन होगा, ये इलास्टिसिटी है। तो जो चीज फोर्स से ड्रॉ करता है ना, फिजिकल फोर्स अपना जो हो गया, उससे रिलेटेड है वो अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होता है तुम्हारा, पोरोसिटी मालूम है क्या? पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब पोरस, पोरस मतलब जैसे रॉक है, रॉक में तुम देखो कि बहुत छोटे 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 होल रहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ विजिबल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल में विजिबल नहीं होते कुछ कुछ, ठीक है। कुछ ऐसे होल्स होते हैं, तो अपन पानी डालेंगे तो कितना, जैसे मान लो अपन पानी डाले तो होल से पानी भर जाएगा, तो कितना पानी एब्जॉर्ब कर पाता है, उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं पोरोसिटी। क्लियर हुआ क्या? तो इसमें फोर्स से रिलेटेड अपना कुछ काम है नहीं, ठीक है। अपन ने मैकेनिकल तो होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फोर्स से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं है। ये अपना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल है, मतलब ये ऐसा बन के आया है। कुछ डाउट है क्या? 7 का बी बोल रहे हो? 7 का बी, हाँ, चलो सही है। 7 का बी तुम्हारा ये फिजिकल, तो आंसर मार्क कर देता हूँ, ये तो सब मार्क कर दिया हूँ। ठीक है, 7 का क्या है, पोरोसिटी तुम्हारा, पोरोसिटी क्या है तुम्हारा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटैक्ट रॉक एंड रॉक मास? इंटैक्ट रॉक मतलब जैसे तुम्हारा मैग्मा हो गया ना, एकदम इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब उसमें कोई तुम्हारा क्रैक्स नहीं है, फ्रैक्चर्स नहीं है, कोई वॉइड नहीं है, तुम्हारा इंटैक्ट रॉक हो गया। रॉक मास मतलब क्या है तुम्हारा, खूब सारे रॉक एक दूसरे से मिले हो, जो नेचुरल रॉक है ना उसको रॉक मास बोलते हैं ना, नेचर में जब जल्दी पाया जाता है, होल है, फ्रैक्चर है, क्रैक्स है, और क्या, फ्रैक्चर्स आ गए ना, जॉइंट्स आ गए, ये सब तुम्हारा रॉक मास है। समझ रहे ना, इंटैक्ट रॉक मतलब तुम काइंड ऑफ आइडियल रॉक बोल सकते हो, लेकिन रॉक मास तुम्हारा तुम्हारा जनरल पाया जाता है नेचर में, ठीक है। हम्म, तो अच्छा बताओ, इन दोनों में फिर स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इंटैक्ट होगा कि रॉक मास, तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इंटैक्ट रॉक होगा कि रॉक मास? ये अटेंटिव रहो भाई सब कोई क्लास में, थोड़ा आंसर बोला करो, मजा आएगा इस तरह में। ठीक है, व्हाट इज, ठीक है। ऑप्शन ने क्या बोला, इंटैक्ट रॉक हैज नो सिग्निफिकेंट फ्रैक्चर व्हाइल रॉक मास इंक्लूड जॉइंट एंड क्रैक्स। ऑप्शन ए सही है, इसमें तुम्हारा फ्रैक्चर जॉइंट वगैरह नहीं होता, उसमें होता है रॉक मास ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन इंटैक्ट रॉक, गलत है ये। इंटैक्ट रॉक तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इंटैक्ट रॉक इज ओनली फाउंड ऑन द सरफेस व्हाइल रॉक मास ऑलवेज अंडरग्राउंड, ऐसा नहीं है भाई। रॉक मास कंटेन नो जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूइटीज, ये गलत है, इसमें डिसकंटिन्यूइटीज वगैरह होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अ बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेस? ठीक है। बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है। मैं फर्स्ट क्लास में तुम्हें 3 टाइप के स्ट्रेस पढ़ाया था, मालूम है क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल लो, टेंसाइल स्ट्रेस,
सॉरी क्या कर दिया, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। मतलब ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे खींच रहा है इसको डायरेक्शन। ये तुम्हारे जो तीन होते हैं ना, बेसिक टाइप के स्ट्रेस होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा, वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या होता है तुम्हारा, मतलब ऐसे लगा दिया फिर ऐसे लगा दिया। कॉम्बिने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर तुम्हारा कंप्रेसिव क्या है, तुम ये लगा दिया कंप्रेसिव है, सॉरी ये ये कर दिया तुम्हारा कंप्रेसिव है। इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा ऐसे क्यूब है, ठीक है। तुम यहाँ पे लेट्स से टेंसाइल लगा दिए, ऐसे खींच दिए। यहाँ पे तुम कंप्रेसिव लगा दिए सिग्मा सी या सिग्मा टी, ठीक है। यहाँ पे तुम शियर स्ट्रेस लगा दिए। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन स्ट्रेस है, ये तुम्हारा बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेस नहीं कहलाता। ओके, चलो बहुत बढ़िया। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज इंटैक्ट रॉक क्लासिफाइड एज। तो तुम्हें दो टाइप ऑफ मटेरियल बताता हूँ, ठीक है। एक होता है तुम्हारा चिले। चिली क्या होता है मालूम है क्या, चिली कंट्री होती है मालूम है ना, चिली है ना, कंट्री नहीं, वो कंट्री तो होती है लेकिन यहाँ पे क्या है अपना, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, होमोजेनियस। आई से क्या होता है तुम्हारा, आइसोट्रोपिक, लीनियर, इलास्टिक। मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, चिली मटेरियल, ठीक है। वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्चर जॉइंट ये सब नहीं होना चाहिए। होमोजेनियस मतलब सेम एक ही जैसे होना चाहिए, मतलब लेट्स से यहाँ पे जो मटेरियल है यहाँ पे भी मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे स्टील तो यहाँ पे बोर्ड, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब सेम। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, होमोजेनियस होना चाहिए। आइसोटॉपिक मतलब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे उसका वो मान लो सेम मटेरियल यहाँ यहाँ रखे हैं लेकिन यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इलास्टिक से लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, वह चिली मटेरियल होता है, ठीक है। एक तुम्हारा एक और चीज होता है डाइन, डाइन वो वाला डाइन नहीं, जो बाल लेती है सबसे, वो वाला डाइन नहीं, ठीक है। डाइन क्या है तुम्हारा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इनहोमोजेनस, ये से क्या होता है तुम्हारा, एनआइसोट्रोपिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब लगाओ ऐसे दबाओगे तो ऐसे कंप्रेस होकर वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी होता है उसमें, फ्रैक्चर जॉइंट्स होते हैं। इनहोमोजेनस तुम्हारा सेम मटेरियल सेम चीज नहीं होती, अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, इलास्टिसिटी नहीं होती, वह डाइन हो गया। क्लियर है, चिली डाइन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मटेरियल इंटैक्ट रॉक, इंटैक्ट रॉक क्या तुम्हारा, तुम्हारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। इंटैक्ट रॉक तुम्हारा होमोजेनस भी होगा, आइसोट्रोपिक भी होगा। मतलब क्या है यहाँ पे, इलास्टिक मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल, डायमंड चाहिए मटेरियल, सबसे अच्छा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। अरे इंटैक्ट रॉक में डिसकंटिन्यूटी तो नहीं होती एटलीस्ट, विदाउट है क्या टेंथ वाले क्वेश्चन में। इंटैक्ट रॉक मतलब तुम्हारा सेम है काइंड ऑफ मटेरियल पूरी जगह, और उसकी प्रॉपर्टी सेम है, होमोजेनियस है, थोड़ा इलास्टिक भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट मींस, ठीक है। मतलब एक रूफ बोल्ट है, ऐसे ये रूफ बोल्ट है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करे मतलब इसमें अपन लोड लगा रहे हैं जब तक ये टूट ना जाए, ठीक है। जब तक ये टूट ना जाए अपन तब तक लोड लगाते जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट टिल टेस्टिंग मशीन फेल, नहीं भाई, टेस्टिंग मशीन को हमको फेल नहीं करना है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट टिल इट फेल्स, हाँ ये तो है, यही तो अपन बोला अपन है, टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट टिल इट ब्रेक्स, टेस्टिंग ऑफ बोल्ट टिल इट ब्रेक्स। बोल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, रूफ बोल्ट की बात कर रहे हैं।
तो ऑप्शन क्या होगा? बी। हम उसमें स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा रो बोल्ड है ये, तो इसमें स्ट्रेस लगाते हैं, लोड लगाते हैं, बढ़ाते जाते हैं लोड जब तक ये टूट ना जाए। क्यों अपन ऐसा करते हैं? इसका स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, कितना स्ट्रेंथ है इसमें, कितना बेयर कर सकता है, कितना सपोर्ट दे सकता है, कितना सपोर्ट ले सकता है, समझे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिली मटेरियल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिली मटेरियल, बताओ, ए बी सी डी बताओ क्या होगा इसमें। ट्वेल्व वाला क्या होगा बोल दो जल्दी, चलो नहीं बताओगे मैं बताता हूँ। ट्वेल्व वाला क्या, चिली अपन पढ़ा ना, कंटिन्यूअस होमोजेनियस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रॉक्स आर वीक व्हेन सब्जेक्टेड टू विच फोर्स, अरे एक प्रॉपर्टी तुमको बताना बोले, चलो देखो बताता हूँ। 13 वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हारे ये जो कॉन्सेप्ट है जो बताऊंगा अभी, हमारा काफी न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, हाई लेवल अच्छे मतलब न्यूमेरिकल में यूज होता है। क्या बोला? रॉक्स आर वीक व्हेन सब्जेक्टेड टू विच फोर्स। देखो, मैंने क्या बोला, तुम्हारे लेट्स से रॉक मास है, रॉक है, इसमें तुम्हारे छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, क्रैक्स होंगे, फ्रैक्चर्स होंगे, छोटे छोटे, ठीक है। तो पहले अपन तीन बेसिक पढ़े ना, सिग्मा अपन कंप्रेसिव पढ़े, टेंसाइल पढ़े, और क्या पढ़े अपन? शियर स्ट्रेस पढ़े, ठीक है, शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स बोल दो, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, रुक जाओ। अपन क्या, स्ट्रेस बोलते हो नहीं तो कम करो, फोर्स बोलते हैं, ठीक है, चलो स्ट्रेस ही बोलते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, और टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, या फिर तुम्हारा शियर स्ट्रेस हो गया, ठीक है, शियर स्ट्रेस हो गया। तीन बेसिक टाइप ऑफ अपन लोड या बोलो फोर्स पढ़े ना। तो तुम्हारे इसमें क्या पढ़े अपन, बोले क्या बोला अभी, इसमें वॉइड्स ऑफ फ्रैक्चर जब अपन कंप्रेसिव लगाते हैं ना, तो क्या होगा? ये दबेगा, ये दबेगा दबेगा, लोड बढ़ाते हैं, दबते आ रहा, वॉइड तुम्हारा पैक होते आ रहा है। उसके बाद जब बहुत एक लिमिट के बाद ये तुम्हारा तब जाके ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, कुछ ये बेयर कर सकता है। पहले तुम्हारा वॉइस फील होगा, फिर उसके बाद होगा। सीआर में तुम लगाओगे तो तुम्हारा सीआर में भी लेट्स से रॉक है, सीआर लगा रहे हो, इधर मूवमेंट होगा, ये हल्का सा इधर मूवमेंट होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टेंसाइल के लिए, ये वॉइड्स है, क्रैक्स है, फ्रैक्चर्स है, अपन टेंसाइल लगा रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं इसको। तो जो तुम्हारा वॉइड्स और क्रैक्स है ना, फ्रैक्चर्स है, वो तुम्हारा और एक्सपैंड होते जाएगा। यहाँ पे वॉइड्स और जो तुम्हारे वो है ना, क्रैक्स हैं, जो फ्रैक्चर्स आ रहा है वो तुम्हारा एक्सपैंड होते जाएगा। एक्सपैंड मतलब क्या, बढ़ते जा रहा है। तो क्या होता है ना तुम्हारा, टेंसाइल फोर्स में, जब तुम टेंसाइल फोर्स लगा रहे होते हो, उसमें थोड़े से फोर्स में ना, थोड़े से फोर्स में, लिटिल फोर्स, तुम्हारा तुम्हारा जो रॉक है वो ब्रेक हो जाएगा। रॉक जो तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, विथ लिटिल फोर्स। और तुम्हारा जो सीयर है, जो अपन सीयर पढ़े, उसमें इससे थोड़ा ज्यादा है ना, टेंसाइल से ज्यादा फोर्स बियर कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अपना जो कंप्रेसिव है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स बियर कर पाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स बियर कर पाएगा। तो ठीक है, ये समझ में आएगा जो बताया हूँ, ये तीन चीजें, टेंसाइल में क्यों सबसे कम फोर्स बियर कर पाएगा। क्या हुआ भाई? 13 का ही बोल रहे हो? ए बी एन सी, अरे ए बी एन सी क्यों होगा? 13 का ही क्यों बोल रहे हो? कौन नहीं समझ में आएगा? ये कॉन्सेप्ट जो बताया समझ में आया कि नहीं आया? हेलो? यू बाई एच 13 का ही नहीं होगा? क्या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया क्या जो बताया अभी पीपीटी में? जल्दी वाई और नो बोलो, यस और नो बोलो। शशिकांत, सलोनी, यू बाई एच, और कौन था? अमूल्य, आई टी एस 12 ए।
यस सर क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो फिर इसका ई कैसे होगा? देखो, अगर तुम क्या अपन क्या बोल रहे हैं, रॉक है, इसमें अपन टेंसाइल फोर्स थोड़े से लगाने में तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। तो वीक कमजोर किस फोर्स के अकॉर्डिंग है, किस फोर्स के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा वीक है? टेंसाइल फोर्स के करस्पॉन्डिंग वीक है। सिग्मा मान लो टेंसाइल तुम्हारा 10 न्यूटन में ब्रेक हो जा रहा है, सीयर तुम लगा रहे हो उसे 15 न्यूटन में हो जा रहा है, और कंप्रेसिव तुम लगा रहे हो उसमें 20 न्यूटन में हो जा रहा है, तो सबसे वीक किसके करस्पॉन्डिंग है? टेंसाइल के करस्पॉन्डिंग, तो 13 का ये होगा। क्लियर है ना? चलो नहीं, 12 का ए, हाँ 12 का यही होगा, 12 का ए। नहीं 13 की बात कर रहा हूँ, 13 का ये होगा। 12 का ये तो है, वो तो बता ही दिया ऑलरेडी, 13 का ये, 13 का ये क्लियर है ना? चलो अब बनाते हैं 14 क्वेश्चन में। व्हाट डज डायनेमोडियल रिप्रेजेंट इन रॉक मैकेनिक्स? ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसकंटिन्यूटी इन होमोजेनियस अनआइसोट्रोपिक मटेरियल लाइक रॉक। बिल्कुल, अपन यही पढ़े थे, कंटिन्यूस ये नहीं है, ओनली सिंथेटिक मटेरियल नहीं। 14 का ही कोई डाउट है क्या 14 के में? तो सिंपल है, बता दिया ऑलरेडी। डाइन क्या है तुम्हारा? डिसकंटिन्यूअस इन होमोजेनस एंड अनआइसोट्रोपिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 15, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन। ठीक है, तुम्हारा हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, ये पढ़े, हुक्स लॉ पढ़े हो क्या? हुक्स लॉ तुम लोग पढ़े हो क्या? हुक्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो तुम्हारा स्ट्रेस होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हुक्स लॉ तुम्हारा ये है, जैसे तुम्हारी इलास्टिक लिमिट इतनी है, तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे होगा, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ऐसे जाके ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ना, तुम जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन आएगा, ये तुम्हारा हुक्स लॉ है, ये मालूम है ना सबको? नो, सत्यकांत ठाकुर नो, क्या ये हुक्स लॉ मालूम नहीं है क्या? अगर तुम्हारा जैसे ये रॉक है ना, लेट से तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो अभी मान लो 5 न्यूटन लगाए, तो थोड़ा सा इतना सा तुम्हारा जैसे इतना डिफॉर्मेशन आया, तुम जैसे हटा दिए, या फिर जैसे प्लास्टिक से मान लो, जैसे अपना प्लास्टिक का बॉटल होता है ना, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फोर्स लगाए, वो थोड़ा अंदर गया, फिर उसके बाद वापिस आ गया अपना पोजिशन, फोर्स हटाया वापिस गया, फिर हो जाएगा, छोड़ दो वापिस, लेकिन जब तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो अंदर ऐसे हो, अंदर ही वो होता है ना, ऐसे दबाओगे तो अंदर जाता है, वापस आता है, वही चीज है, लास्ट में होगा कि नहीं होगा। ओके, क्लियर क्या? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हुक्स लॉ इज प्लास्टिक लिमिट, नहीं, नहीं लोड एरिया नहीं, फ्लेक्सिबल पॉइंट नहीं, बेयरिंग एरिया नहीं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, एलिगेंट विद इन इलास्टिक लिमिट, आंसर क्या होगा इसका? डी। ओके, चलो अब टाइम हो गया है, अपन बाकी अब 15 के वास्ते है ना, 16 से लेकर बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है? कट रहा है सर, कब से कट रहा है? अभी स्टार्टिंग से हो रहा है कि अभी अभी ऐसा हुआ है? हेलो शशिकांत, सुमित, क्या सबको कट रहा है क्या मेरा वॉइस? चल चलो ठीक है, ठीक है, चलो आज का अपना क्लास खत्म करते हैं और अपन कल से पढ़ते हैं अब, ठीक है, कल क्लास लेंगे और 10 से 11 ही करेंगे। सुमित मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, कल अपन लेते हैं, मेरे को अभी तैयार भी होना है, मेरे को अभी जाना है, ऑफिस जाना है। ठीक है, एक दिन न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन इस पे। चलो, थैंक यू, तुम लोग को मज़ा आ रहा है, मेरे को अच्छा लगा ये सुन के।
तुम लोग को मजा आ रहा है तो मेरे को भी मजा आ रहा है। ओके चलो, ठीक है, कोई दौड़ वगैरह तो नहीं है ना? चलो ठीक है, फिर अपन कल बात मिलते हैं, ठीक है, 10 o'clock। बाय।